हेलो बच्चों, तो आज जीओसी का 5th लेक्चर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन प्यारे बच्चों, ये जितना भी बड़ा कंसेप्ट हो, जितना भी बड़ा इसका कंसेप्ट होगा, सब आज की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड जैसे भी सवाल बन सकते हैं सब आज सॉल्व कराए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ कुछ रेजोनेंस जैसा होता भी है, कुछ कुछ नहीं भी होता, और कहां कहां इसका इफेक्ट लगता है और क्या क्या सवाल बन सकते हैं सब आज हम देखेंगे। So my name is Alak Pandey and this is our very cute and very beautiful channel फिजिक्स वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लें क्योंकि उसके बिना वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो कॉपी और पेन निकाल लो बच्चों, दिमाग से सारी उल्टी सीधी सोच हटा दो। सिर्फ कॉपी पेन और ये वीडियो होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ध्यान लगा के पढ़ना, बहुत मजेदार चीज है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर रेजोनेंस नहीं देखा है तो पहले यूट्यूब पे आप रेजोनेंस का वीडियो मेरा देख लीजिए या अपने आप किताब से पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं मेरा वीडियो, किसी और के टीचर का देख लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए कम से कम, तब इसमें ज्यादा मजा आएगा। हेडिंग लगाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन आपने सुन रखा होगा, सिग्मा पाई है ना, या सिग्मा लोन पेयर है ना, फिर सिग्मा लोन पेयर ऐसा कुछ हो जाए, है ना। कॉन्जुगेशन समझते हैं ना, मतलब टिंग डिंग 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 टिंग, है ना, कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा पाई इस टाइप का। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, काहे हाइपर हो रहे हो उस बात पे, है ना, नहीं बोलते काहे, मतलब व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग। हाइपर यानी मैनी कॉन्जुगेशन, खूब ढेर सारा कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तो इसका मतलब वर्ड से निकल रहा है, इसका मतलब थोड़ा अलग होता है। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब है तो ये रेजोनेंस ही, पर कुछ अलग तरह का है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, या कई लोग इसको सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस के नाम से भी पुकारते हैं। सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जैसे आपने जितना भी रेजोनेंस देखा होगा उसमें पाई बॉन्ड जरूर रहा होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, पर यहां सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की सबसे पहली कहानी यह थी कि सिंगल बॉन्ड पे नहीं होंगे, पर हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा रेजोनेंस है जो सिंगल बॉन्ड पे होता है, इसीलिए अलग से कहानी बनाई है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन हमको देखने को मिलेगा कार्बोकैटायंस में, कार्बन विथ अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन CH3CH2+। हमें देखने को मिलेगा फ्री रेडिकल में, एक बार इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियो में फ्री रेडिकल बताया था, CH3CH2 डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया, एक हाइड्रोजन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बचा हुआ है। और देखने को मिलेगा अल्कीन में, अल्कीन बोले तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इन तीनों स्पीशी में हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। एक चौथी स्पीशी होती है कार्बो एनायन, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बो एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। हम नहीं कहते, जमाना कहता है। इसमें भी होता है पर बहुत थोड़ा सा, कुछ लिमिटेड केस में। तो बेसिकली हम कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन, फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको लास्ट में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बेसिकली इसमें नहीं होता। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक एक के अंदर चलेंगे और समझेंगे। फायदा क्या होता है बच्चों, फायदा ये होता है कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस कह सकते हो, जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस, उतना स्टेबल कंपाउंड, उतना स्टेबल कंपाउंड। आपसे पूछे भाई ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है कि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कैसे बताओगे? लैब में जाके एक्सपेरिमेंट तो करें, ले उठा के लैब में क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, देख के समझ में आ जाए। तो वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से हम देख के बता देंगे इन दो एल्कीन में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है या कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। चलिए शुरू करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। मिटा दें
ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, केटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, किसी डिस्को में जाई, किसी कार्बोकेटाइन को खाई। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? एक कार्बोकेटाइन लेता हूं मैं CH3CH2 और एक और लेता हूं CH3, कार्बोकेटाइन। इन दोनों कार्बोकेटाइन में ये ज्यादा स्टेबल है। कई लोग इसको इंडक्टिव इफेक्ट से समझाते हैं, बट इसका एक्चुअल आंसर जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। मैंने भी समझाया था इंडक्टिव से सर आप भी तो समझाए थे, तब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा था, अब हाइपर कॉन्जुगेशन समझो। प्यारे बच्चों, इस कार्बन पे ध्यान दो, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा है, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा है, इस तरफ कार्बन लगा है, इस पे इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है, और इस पे प्लस चार्ज। प्लस चार्ज होने का मतलब इसका एक ऑर्बिटल खाली है। भाई साहब, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2, और कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होनी चाहिए, यानी एक p ऑर्बिटल इसकी वैकेंट है। सुम सुम, ये इसी में से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी तो C+ आया। अरे इमेजिन करो ये ऐसा रहा होगा, CH3CH, बस इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन ये ऐसा रहा हो, CH3CH2Cl, यहां से Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन गए, ये कार्बन की किसी ऑर्बिटल से ही तो गए ना, कार्बन की ऑर्बिटल वैकेंट हो गई, वही मैंने दिखा दिया। भाई ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, एक ऑर्बिटल इसकी खाली हो गई, वो मैंने बना दिया। क्लियर? तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन ये तो है ही है कि यहां पे क्या होनी चाहिए, मेरे पास एक p ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल हो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन हो गई, क्या हो मेरे पास, वैकेंट p ऑर्बिटल हो। अच्छा, अब जरा इस कार्बन को ध्यान से देखो, इससे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, जरा इसको मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, ये इसकी एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, किसी डिस्को में जाई, किसी कार्बोकेटाइन को खाई, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, ये 3D में होगा स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है कि ऐसा बना है 3D में। अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इस वैकेंट ऑर्बिटल में है ना, खाली वो ऑर्बिटल, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां पे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, है ना, आजा आजा इलेक्ट्रॉन मेरा। तो धीमे धीमे ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उस वैकेंट p ऑर्बिटल की तरफ जाने लगेगा। प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड के हैं और कहां जा रहे हैं, p ऑर्बिटल्स में, इसीलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस कहते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से थोड़ा आए, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर डिस्पर्स होंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज कम होगा, जिससे कि ये स्पीशी थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, जिससे कि ये स्पीशी थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको समझाने का एक और तरीका है, ये ऑर्बिटल वाली अप्रोच बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इतनी फेमस नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने कि इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स का जो मेन तरीका समझाने का, जैसे आपको शायद स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, इसको मैं मिटा दूं, इसमें नहीं हो सकता ना, ये तो क्लियर हो रहा है ना। इसमें क्या होगा भाई, 3 हाइड्रोजन है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं, इसको इसने दिया तो ये स्टेबल हो गया। इसको समझने का एक और तरीका, मिटा दूं, रेजोनेंस दिखाओ ना सर, रेजोनेंस कहां है इसमें, रेजोनेंस दिखाइए। एक और तरीका देखो, ऑर्बिटल अप्रोच थोड़ी समझ में आई होगी, ठीक है, नोट कर लिया है। अच्छा, अब जरा इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होगा जरा देखना। प्यारे बच्चों, CH2+ से जो कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। CH2+ से डायरेक्टली जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है हाइपर कॉन्जुगेशन में, जहां होगा अल्फा हाइड्रोजन वहां होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जहां होगा अल्फा हाइड्रोजन वहां होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है,
हाइड्रोजन कहां से लाओगे? अब देखो क्या होने वाला है, देखो अब नए तरह से देखो, CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CHHH, प्यारी अप्रोच देखो, CH2 प्लस, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब सुनो, नए तरह समझा रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। थोड़ी देर के लिए जस्ट इमेजिन ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर देकर चला गया। जस्ट इमेजिन थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि ये वाला हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, फर्स्ट नंबर वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दिया, तो CH, और ये देखो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला गया H+। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां पे बन गया बॉन्ड, और इस CH2 का प्लस चार्ज चला गया। क्यों चला गया? ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को मिल गया। इसके पास तो, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका तो बॉन्ड घूम गया। ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले भी था, अभी भी है, पर इस CH2 का फायदा हुआ। ये जो बना है ना, इसी को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बॉन्ड टूट गया, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस तरह के 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक फर्स्ट वाले हाइड्रोजन से, एक सेकंड वाले हाइड्रोजन से, एक थर्ड वाले हाइड्रोजन से। भाई हम सेकंड वाले को भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, थर्ड वाले को निकाल के भी इसी तरह का स्ट्रक्चर। देखो एक ये बन सकता है CH, और सेकंड वाले को निकाल दिया, डबल बॉन्ड CH2, और एक ये बन सकता है CH, और थर्ड वाले को निकाल दिया, डबल बॉन्ड CH2। 1 2 3, यहां पे मैंने फर्स्ट वाले हाइड्रोजन को निकाला, यहां पे सेकंड वाले को, यहां पे थर्ड वाले को। नो बॉन्ड रेजोनेंस, एक बॉन्ड ही हटा दिया और रेजोनेंस दिखा, रेजोनेंस जैसा लग रहा है कुछ कुछ ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 1 2 3, इसको काउंट नहीं करते, इसको नहीं काउंट। नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसमें बॉन्ड नहीं हो। कई लोग ना इसमें 4 आंसर बताते हैं, तो गलत है। नाम क्या है इसका? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसमें बॉन्ड नहीं हो। 1 2 3, तो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कितने आए? 3। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, एक बार 1 निकला, एक बार 2, एक बार 3, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कई लोग लिखते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। लिखो, मुझे दिक्कत नहीं है, IIT 2011 का सवाल गलत हो जाएगा। 2011 में इसका सवाल आया हुआ है IIT में, वहां पे एकदम यही चीज पूछी थी। अब +1, कई लोग इसको भी गिनते, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस कहां है? ये हुए ना नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड हट गया, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को समझने में कि हाँ रेजोनेंस दिख रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है। उसमें 0 एक भी नहीं बनेगा, उसमें अल्फा कार्बन नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात है। तो इसके कितने अपने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 3। इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल कंपाउंड, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना स्टेबल कंपाउंड होगा। कुछ समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? CH3 CH प्लस CH3, इसके कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? आप अल्फा कार्बन देखो, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इस प्लस से जुड़े हुए, सीधे जुड़े हुए जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ये कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 6 बनेंगे। एक बार ये H प्लस निकलेगा, यहां बॉन्ड दे देगा, डबल बॉन्ड, फिर एक और निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड, फिर वो निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड, 3 इधर से, 3 इधर से, ये H प्लस निकलेगा, डबल बॉन्ड, ये H प्लस निकला, डबल बॉन्ड, ये H प्लस निकला, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, डबल बॉन्ड के आने से यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, C के ऊपर से प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं स्टेबिलिटी मिल रही। जैसे आपसे मैं पूछूं इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इसके कितने RS बनेंगे?
1 2 3, हाँ ठीक है। इसके कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए सोच के। चलिए देखा जाए, इससे जुड़ा सीधा कार्बन ये है और ये है, बस यही अल्फा कार्बन है, इनको अल्फा नहीं बोलेंगे। अल्फा कार्बन के पास सीधा सीधा जो हाइड्रोजन है वही गिनो, यानी इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन, टोटल हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? मिटा दें। ओके। अब जैसे मैं आपसे पूछूं 2011 सवाल ले लूं सीधा, IIT 2011, फाइंड द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। फाइंड द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब किन किन स्ट्रक्चर से कंट्रीब्यूट होके ये बना है। फाइंड द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। बताओ भाई क्या होगा यहाँ पे? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ब्रैकेट में लिख दिया था उन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन। बताओ इससे जुड़े अल्फा कार्बन, जल्दी से बताओ। 1 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन और एक ये भी 3 अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली जुड़ा है। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे एक यहाँ भी लगा होगा, देखो एक इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन और एक लगा होगा हाइड्रोजन 4 वैलेंसी के लिए। 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको तो नहीं गिन रहे ना यार, C+ से डायरेक्टली जुड़े कार्बन देखने, उसके बाद वाले अल्फा नहीं है। यहीं तक इफेक्ट रहेगा, H+ निकलेगा बॉन्ड, H+ निकलेगा बॉन्ड, H+ 3 बार निकलेगा बॉन्ड, यहां से H+ निकलेगा, यहां बॉन्ड। 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आप बताइएगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल सबसे कम स्टेबल कौन? CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 CH प्लस CH3 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 प्लस। इन कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं। इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं। ये वाले में आप देखें 1 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में देखें 1 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में सिर्फ 1 अल्फा कार्बन, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। उसमें बनेंगे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 3, इसमें 0। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल कंपाउंड। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ध्यान से देखो तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 कार्बन जुड़े हैं। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 कार्बन जुड़े हैं। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये भी 1 डिग्री है। इससे 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, इससे कुछ नहीं जुड़ा है तो भी 1 डिग्री बोलते हैं। 2 जुड़े थे 2 डिग्री, 3 जुड़े थे 3 डिग्री, 1 जुड़ा है तो 1 डिग्री, कुछ नहीं जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो इसका नाम दे देते हैं इथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री हैं। और इसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे बढ़ूं मैं? क्लियर है कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 CH2 डॉट, CH3 CH2 डॉट कैसे बना होगा ये जरा देखो। CH3 CH2H, यानी ये भी CH3 है। इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन, होमो मतलब सेम, होमोलिटिक फिजन, होमोलिसिस, होमोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, होमो मतलब सेम तरह से। 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले जाए, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले जाए बॉन्ड का बराबर से, तो CH3 CH2 डॉट H डॉट, ऐसे बनता है फ्री रेडिकल होमोलिसिस से, है ना। तब होता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब बराबर हो। खैर
तो ये बना अपना फ्री रेडिकल। अभी सवाल ये नहीं था क्या है क्या नहीं, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में भी सेम कहानी, यहां से ये वाला कार्बन देखो, 1 2 3 ये वाला कार्बन देखो ये कहानी है। अब ध्यान से देखो तो ये भी पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई साहब। इसमें डॉट डॉट मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन तो है इसके अंदर। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता था ये? 2। भाई हर कोई चाहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, 2 इलेक्ट्रॉन चाहता, तभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जो फ्री रेडिकल होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इस तरफ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, इस तरफ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे और इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? सिग्मा बॉन्ड के। ये कौन सी ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसको समझने का आसान तरीका फिर से लेकर आते हैं, क्योंकि इस तरह मजे नहीं आते हैं। तो इसको आसान तरह समझें। CH2 डॉट से जुड़ा हुआ कार्बन, सीधा जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब सुनो 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 सुनो, ऐसे लिख सकते हैं CH CH2 डॉट। अब सुनो, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, ये वाला बॉन्ड होमोलिसिस करो, बराबर से इसका लिसिस करो, तोड़ो इसको। एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो देखो क्या होगा। ध्यान से, फर्स्ट वाले ध्यान से। तो H पे आया डॉट और C पे आएगा डॉट, और डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इस डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मिलके बन गया बॉन्ड। बोलो आया? बोलो समझ में आया? ये C पे आया डॉट, H पे डॉट, ये डॉट और डॉट मिलके बॉन्ड। ये बना पहला नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से 3 बनेंगे, एक बार यहां से एक बार यहां से। समझ में आ गया होगा? इसको निकाल दो होमोलिटिक फिशन से, H डॉट CH और एक डॉट C पे आएगा, वो इसके साथ डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से नीचे निकाल दो H डॉट डबल बॉन्ड CH2। ये दूसरा वाला निकाल के, ये तीसरा निकाल के, ये पहला वाला। नो बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने बन रहे हैं? जितने अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3। कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? जितने 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 अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकेटाइन के पास या फ्री रेडिकल के पास। चलिए आपको एक सवाल देता हूं मैं, अब सीधा सीधा आप सवाल का आंसर दीजिएगा। मिटा दूं? क्लियर है? अच्छा, सीधा सीधा सवाल का आंसर दीजिएगा। आप मुझे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताएंगे। CH3 डॉट CH3 CH2 डॉट CH CH3 CH3 डॉट C CH3 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 डॉट। आप बताइए कौन सा फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें, इससे जुड़ा कोई कार्बन ही नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। इससे जुड़ा एक अल्फा कार्बन और उस पे 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इससे जुड़ा एक और 2 अल्फा कार्बन, दोनों पे 3 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे बोलो 3 3 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना स्टेबल कंपाउंड। मतलब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो सेम कार्बोकेटाइन वाला ऑर्डर, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। इसको बोलेंगे इथाइल फ्री रेडिकल, और इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है? 3 डिग्री is more stable than 2 डिग्री is more stable than 1 डिग्री, more stable than मिथाइल। किसके बेसिस पे किया? अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे। क्लियर है? तो अब चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन पर।
हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। जरा अल्कीन बनाते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पाई बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलो अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, यानी इस पे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अल्फा हाइड्रोजन 1, अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 3। सुनो ध्यान से, ये हाइड्रोजन यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन देकर प्लस बनकर निकलना चाहेगा, पर इस कार्बन को किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है भाई, इसकी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड। वो इस बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा देगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा जरा देखें, यहां से H दोनों इलेक्ट्रॉन देके गया, यानी H प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहां आए, डबल बॉन्ड CH, ये एज इट इज HH जुड़ा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए CH2 माइनस। ये बना इसका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से एल्कीन में कैसे, ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इस कार्बन का यहां पे दिया, यहां पे बॉन्ड बना। इस कार्बन को नए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं थी, पर आप दे रहे हो तो उसने अपना पिछला इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर दिया, H प्लस HH लगा रहा। अब इसमें एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये H प्लस कहीं जाता नहीं है। ये मत सोचना कि H प्लस निकल गया, हाइपर कॉन्जुगेशन में H प्लस निकलता नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये H प्लस भी आसपास इसके घूमता रहता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, H प्लस कहीं जाने वाला नहीं है। जितने भी मैंने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बताए, जितना भी आपको मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन बताया, किसी में भी H प्लस निकलकर भाग नहीं जाएगा, किसी में भी निकलकर भाग नहीं जाएगा। H प्लस इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आसपास रहता है, यह सिर्फ बनाने का तरीका है। ये H प्लस किसी स्पीशीज से जाकर रिएक्ट नहीं करेगा, इसी कंपाउंड का पार्ट है। और क्या हो सकता है, ये वाला H प्लस निकल जाए, ये वाला निकल जाए, ये वाला निकल जाए, है ना, ये वाला निकल जाए, बना रहा हूं ऐसे ही बस मजे के लिए। H प्लस निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल गया CH2 माइनस H प्लस, और तीसरा निकल जाए CH, अपना इलेक्ट्रॉन दिया डबल बॉन्ड CH, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आगे बढ़ गया CH2 माइनस, यहाँ पे H प्लस तीसरे वाले से। 1 2 3 कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। क्लियर है? जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने नो बॉन्ड रेजोनेंस। कैसे हुआ एल्कीन में? ये इलेक्ट्रॉन यहां भागे, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन नीचे थे, इसने आगे ट्रांसफर किया CH2 माइनस, ये H प्लस ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, यहां इसने इलेक्ट्रॉन आगे भगाए CH2 माइनस। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना स्टेबल एल्कीन, उतना स्टेबल एल्कीन, उतना स्टेबल एल्कीन, उतना स्टेबल एल्कीन। जरा एल्कीन की स्टेबिलिटी बताएं। C डबल बॉन्ड C CH3 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 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। C डबल बॉन्ड C CH3 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 H, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H, C डबल बॉन्ड C CH3 H H H, A B C D। आप बताएं कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम, पूरा ऑर्डर। तो भाई जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना स्टेबल एल्कीन होगा। इस वाले में देखो 3 3 6 3 9 3 12 है ना। इस डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन देखना है, 1 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन, 4 अल्फा कार्बन, और 3 3 6 3 9 सॉरी 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो 12 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे देखो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसको तो नहीं गिन रहे, इससे जुड़े हुए कार्बन
इससे जुड़े हुए कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इसमें मोस्ट स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी इन स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? बहुत आसान था। चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन डालते हैं, मतलब एल्कीन का आखिरी सवाल, और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए पैदा करते हैं हम। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। हाय सर सवाल अच्छा दोगे क्या? बिल्कुल। CH3 ऑप्शन ए, C डबल बॉन्ड CH3H ऑप्शन बी, C डबल बॉन्ड CH3H ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत यूज होने वाला है कंसेप्ट। अभी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, मोस्ट अनस्टेबल एल्कीन, भाई साहब वहां पे ये सब कंसेप्ट लगेगा कि कौन सा एल्कीन बनाना सही होगा। मार्कोनिक ऑफ रूल में, मार्कोनिक ऑफ रूल आगे पढ़ेंगे, वहां पे मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनता है एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद। तो इसी सबसे डिसाइड होगा ना कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है। चलो अब बताओ इसमें से सबसे स्टेबल कौन है, ऑर्डर बताओ। सर फंसा दिया, तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताएं और बताएं और बताएं। 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां बताएं 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां बताएं 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब तो फंस गए अल्फा हाइड्रोजन पे, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो बी और सी में आंसर है सी। वाई? दिस इज ट्रांस ब्यूट 2-इन, दिस इज सिस ब्यूट 2-इन, है ना, 1 2 3 4 ब्यूट 2-इन, ये भी ब्यूट 2-इन। सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल ट्रांस होगा क्योंकि ग्रुप अपोजिट साइड है तो रिपल्शन कम होगा। फिर से, क्योंकि ग्रुप अपोजिट साइड है तो रिपल्शन कम होगा, दोनों ग्रुप सेम साइड है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस प्रोवाइडेड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, मतलब सेम स्पीशीज की बात हो। ऐसे नहीं कि इसको किसी और चीज से कंपेयर कर दिया। पहला जो ऑर्डर है वो क्या देखो, अल्फा हाइड्रोजन। और भी चीजें देखनी होगी, अभी रेजोनेंस पढ़ाया, अभी आगे स्टेबिलिटी निकलवाएंगे, पर आज के लेक्चर के लिए पहले देखो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तब चेक करो ट्रांस कौन सा, सिस कौन सा। ट्रांस में रिपल्शन कम, सिस में रिपल्शन ज्यादा, तो सिस इज लेस स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल, यानी सी इज मोर स्टेबल देन बी। अब बारी आई ए की, कि ए इस ऑर्डर में सबसे आगे आएगा या सबसे पीछे जाएगा, क्या ए इससे ज्यादा स्टेबल है या इससे कम। तो पहली नजर में लगता है कि ये दोनों CH3 एक ही कार्बन पे हैं तो रिपल्शन होगा, दोनों CH3 एक ही कार्बन तो रिपल्शन होगा, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, तो CBA बनना चाहिए। सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, पर ऐसा हुआ नहीं। ये इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल एल्कीन है। जो एक्चुअल ऑर्डर है वो है A इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B, दिस इज मोस्ट स्टेबल। सुनो, जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, वो मोर स्टेबल होगा। जहां ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वहां ज्यादा स्टेबिलिटी। जब तीनों में बराबर, तो जिसमें एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब बात आती है ये ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल क्यों है। सवाल उठता है कि ये ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल क्यों है। चलो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सिस को मिटा दूं, ये तो गया, मैं बस ये प्रूफ कर दूं कि ये इससे ज्यादा स्टेबल है तो अपने आप सिस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा।
अच्छा, कहानी छुपी है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, यानी इनके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहानी है। जरा इनका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले इस वाले का बनाते हैं, ए वाले का। तो ए वाला है मेरे पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 लिखा है, यहाँ पे देखो CH3 CH3, यही तो ये था ना, एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे ले लेते हैं C वाला यानी ट्रांस वाला, इसका नाम है आइसोब्यूटीन, 1 2 3 4 कार्बन, और आइसोमिथाइल, आइसोब्यूटीन और ट्रांस ब्यूट 2 इन। और इसको समझते हैं, ट्रांस में CH डबल बॉन्ड CH3, ट्रांस हो या सेसो, दोनों से ज़्यादा स्टेबल ये है। देखो इसका RS बनाते हैं, आओ इसका RS बनाते हैं। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ये रहा या ये रहा, यहाँ से H+ निकला, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। और प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, भाई यहाँ से H+ निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर देके, समझ में आ रहा है, H+ निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन इधर देके, और ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा CH2-। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर क्लियर। यहाँ से H+ निकला, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, और ये बॉन्ड इधर भागा, ये बनेगा इसका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ से बनेंगे 3 इस तरह से, फिर 3 इस तरफ से। जरा इसका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये अल्फा कार्बन, यहाँ से H+ निकला, यहाँ बनेगा बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड आगे भाग जाएगा CH माइनस CH3। बोला सही है, बोला सही है कि नहीं। यहाँ से H+ निकला, बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ बॉन्ड बनते ही ये कार्बन इस बॉन्ड को आगे भगाया, CH माइनस CH3। अब इन दोनों में ध्यान से देखो ये अनस्टेबल है, वाई, CH माइनस से CH3 जुड़ा है, और CH3 के पास होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से CH3 इलेक्ट्रॉन इसमें पुश करेगा, CH के ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज, उसमें आप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, CH के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, और CH3 के पास होता है प्लस आई इफेक्ट, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसी में पुश कर रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो वो चीज कैसी होती है, अनस्टेबल। चार्ज अगर कहीं पे भी जमता जा रहा है तो वो चीज अनस्टेबल हो रही है, चार्ज जितना डिस्पर्स हो उतना स्टेबिलिटी। अब यहां पे देखो CH2 माइनस से सीधा क्या लगा है, CH2 माइनस सीधा कार्बन लगा है, उससे डबल बॉन्ड। एक्चुअल में यहां से देखो तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, डबल बॉन्ड प्लस माइनस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा और चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, चार्ज फैल जाएगा। सो दिस स्पीशी इज स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इसके कम स्टेबल है, इसलिए आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन ट्रांसब्यूटीन। अल्फा हाइड्रोजन यहां पे भी 6 3 3 6, अल्फा हाइड्रोजन यहां पे भी 6, और सिस तो सबसे बाद में आएगा। क्लियर है, क्लियर है बढ़िया से एकदम। यानी अगर अल्फा हाइड्रोजन क्लैश करे तो सबसे ज्यादा वो स्टेबल जिसमें एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद ट्रांस, उसके बाद सेस। यानी पूरी सीरीज में बनाऊं C डबल बॉन्ड C C C C H3 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 सबसे स्टेबल ये, इसके बाद C डबल बॉन्ड C CH3 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 H, इसके बाद C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H, इसके बाद C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H, इसके बाद C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H, इसके बाद C डबल बॉन्ड C CH3 H H H, और उसके बाद C डबल बॉन्ड C H H H H। ये हुआ कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑर्डर। अल्फा हाइड्रोजन देखो 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ देखो 0 अल्फा हाइड्रोजन।
इसमें कंफ्यूजन था, तो मैंने बताया जिसमें एक कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद ट्रांस, उसके बाद सिस। कॉपी कर लें। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? छाप लिया, टीप लिया, टीपू सुल्तान की तरह। सर टीप लिया, बस बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन यहां खत्म होता है। कार्बोकेटाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, एल्कीन हो गया। कार्बोकेटाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, एल्कीन हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्बोएनाइन की। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोएनाइन, तो कार्बोएनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, हम नहीं कहते, जमाना कहता है। देखो कार्बोएनाइन CH3 CH2 माइनस, अब देखो CH CH2 माइनस H माइनस, मतलब ये दिक्कत है। यहां से जो निकला ना वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर गया है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर गया है। अब क्या फायदा? अब यहां से क्या हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा, ऑलरेडी यहां इलेक्ट्रॉन है, क्यों देगा? प्लस चार्ज नहीं है इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्री रेडिकल में क्या था, ये फ्री रेडिकल डॉट, पॉजिटिव वाले में क्या था, कार्बोकेटाइन में ये है कार्बोकेटाइन, ये है फ्री रेडिकल, और ये है कार्बोएनाइन। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब दिस विल नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोएनाइन में इसीलिए बोलते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। और आप भी यही याद रखना कि कार्बोएनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। आपसे पूछे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, आपसे पूछे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, आपसे पूछे एल्कीन की स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन से समझा सकते हैं, कार्बोएनाइन की नहीं समझा सकते। फिर मैंने क्यों बोला कि कभी कभी हो सकता है, जरा देखें, अगर मेरे पास ये कंपाउंड हो CCl Cl Cl CH2 माइनस, सुनो अब, अगर मेरे पास ये कार्बोएनाइन है, क्या ये भी कार्बोएनाइन कहलाएगा? कार्बन विथ अ नेगेटिव चार्ज। अब क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा, तो Cl माइनस CCl Cl। अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां उतर आएंगे, डबल बॉन्ड CH2, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस कंपाउंड इज शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि ये कार्बोएनाइन है। सही बात है, जो नॉर्मल कार्बोएनाइन बनते हैं CH3 CH2 माइनस या CH3 CH CH3 माइनस, इस तरह के कार्बोएनाइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते। पर अगर अल्फा कार्बन से, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन से जो एटम जुड़ा है वो अल्फा कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा, अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी, जो कि कार्बोएनाइन देगा, तब कार्बोएनाइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो कार्बोएनाइन जनरली शो नहीं करते। तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन का लेक्चर होता है समाप्त। नोट्स को करें रिवाइज, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।